लास्ट एपिसोड में देखा था मास्टर वो अपने इंस्ट्रक्टर से अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे, फिर शिप होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें वो फैमिली को दिखाया जाता है। वो फैमिली के लोग जैसे उठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो फैमिली का कीमती इज्जत चोरी हो चुका होता है। ये देखकर वो फैमिली का एक मेंबर कहता है, आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने उनकी इतनी अच्छे से खातिरदारी की, उन लोगों से इतने अच्छे से बिहेव किया, फिर भी उन लोगों ने हमारी कीमती इज्जत को चुरा लिया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने उन लोगों को जितर बेचा नहीं तो उन लोगों ने हमारे जितर को चुरा ही लिया। क्या हेवन स्टार के सभी डिसेबल्स मास्टर ली की तरह ही काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं? अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाए और उस चीज़ का मालिक उन्हें वो चीज़ बेचना चाहता हो तो वो लोग उस चीज़ को चुरा लेते हैं। फिर हमें ली और मिंग को दिखाया जाता है जिसे बू फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स ने घेर लिया होता है। ये देखकर मिंग कहता है, क्या कहा तुम्हारा कीमती जितर चोरी हो गया तो इसमें हम क्या करें? ये सुनकर बू फैमिली का एक मेंबर चिल्लाते हुए कहता है, नाटक करना बंद करो। तुम कहोगे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं और हम तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेंगे। तुम ही दोनों ने हमारी कीमती जितर को चुराया क्योंकि तुम ही लोगों को वो जितर चाहिए था। हमारे मास्टर ने तुम्हें वो जितर बेचा नहीं, इसलिए तुमने हमारे उस जितर को चुरा लिया। क्यों? मैंने सही कहा ना? ये सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाता है और उस बुड्ढे के पास जाकर उसको कॉलर से पकड़कर उससे कहता है, बुड्ढे अपनी जुबान को लगाम दे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? क्या तेरे पास कोई सबूत है जिससे ये पता चले कि हमने तेरी कीमती जितर को चुराया है? क्या तू ये साबित कर सकता है कि हमने तेरे जितर को चुराया है? मिंग को गुस्से में देखकर ली आगे आता है और मिंग को पीछे करते हुए कहता है, बर्दाश्त सीखूंगा, पीछे रहिए, मैं इनसे बात करता हूँ। फिर ली उस बुड्ढे से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने तुम्हारा कीमती जितर नहीं चुराया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए आज रात से पहले किसी भी कीमत पे उस जितर को ढूंढकर तुम्हें वापस ला के दूंगा। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी रहेगा? फिर ली मिंग की तरफ देखते हुए कहता है, बर्दाश्त सीखूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता है। मैं आज रात से पहले किसी भी कीमत पे उस जितर को वापस ढूंढ के लाऊंगा और इन लोगों को दे दूंगा। तब तक मैं आपको सबूत के तौर पे गिरवी रख रहा हूँ, बर्दाश्त सीखूंगा इनके पास। आप इनके साथ अच्छे से रहिएगा और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज रात से पहले उस जितर को ढूंढ कर लाऊंगा और इन लोगों को वापस कर दूंगा। ये सुनकर मिंग हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? ली की बात सुनकर वो फैमिली का वो बुड्ढा कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज रात से पहले उस जितर को वापस नहीं ला पाए या तुमने हमसे बच के भागने की कोशिश की तो हम इसे जान से मार देंगे और वो फैमिली तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगी। ये सुनकर ली कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर वो लोग अपने साथ मिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ली अपने आप से बात करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे लीरुओ का हाथ है। लीरुओ ने उस जितर को चुराया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आखिर वो करना क्या चाहती है? आखिर लीरुओ बार बार मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या वो मेरे हाथों से मरना चाहती है? फिर ली उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर लीरुओ इस समय ठहरी होती है। फिर ली उस नाव के ऊपर आ जाता है जिस पर लीरुओ अभी ठहरी होती है। उस नाव पे एक नौकर काम कर रहा होता है। वो ली को देखकर कहता है कि तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नाव पे आने की? उस नौकर की बात सुनकर ली कहता है, मेरा नाम ली कोई नहीं और मैं यहाँ पे मिस लीरुओ से मिलने के लिए आया हूँ। ली की बात सुनकर वो नौकर कहता है, तो आप हैं मास्टर ली, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। इन दिनों आप नाइन्थ हुआ सिटी में काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। मिस लीरुओ इस समय बाहर गई है, वो इस समय नाव के ऊपर नहीं, इसलिए आप उससे अभी नहीं मिल सकते, आप उनसे बाद में मिलने के लिए आ जाना। ये सुनकर ली उस नौकर को एक साइड हटाते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास काफी सारा खाली टाइम पड़ा है, मैं आराम से अंदर बैठ के उनका इंतजार करूंगा और उनके आने के बाद उनसे बात करके यहाँ से जाऊंगा। और ली उस नौकर को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये नौकर भी एक फाइटर है। ली को नाव के अंदर जाते हुए देखकर वो नौकर कहता है, मास्टर ली, क्या आपको पता नहीं है कि किसी लड़की के कमरे में बिना पूछे नहीं जाया जाता है? लेकिन ली उस नौकर की बात पे ध्यान नहीं देता है और वो नाव के अंदर चला जाता है। नाव के अंदर आने के बाद ली अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक परफॉर्म करने वाली लड़की का नौकर भी एक पावर हाउस है। मुझे लगता है मिस लीरुओ जितना सिंपल दिख रही है वो उतना सिंपल है नहीं, और मुझे लगता है कि मिस लीरुओ ने जितर को भी इसीलिए चुराया ताकि वो मुझे अपने पास बुला सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जितर चोरी हुआ तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मुझे ही वो जितर चाहिए था। इसीलिए उसने जानबूझ के उस जितर को चुराया ताकि मुझे उस जितर को ढूंढने के लिए उसके पास आना पड़े। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे अपने पास बुलाना क्यों चाहती है। फिर ली जैसे ही रूम के अंदर आता है उसकी नजर एक टेबल पे पड़ती है जिसके ऊपर वो जितर रखा होता है। उस जितर को देखकर ली कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये यहीं पर है। फिर ली उस जितर के पास जाता है और ली जैसे उस जितर को उठाने वाला होता है, ली को एक खुशबू आती है और ये वही ड्रग होता है जो लीरुओ ने ली के साथ पहली बार फाइट करते समय ली के ऊपर इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार ली पर उस ड्रग का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इस बार उसके पास उसकी वुड एलिमेंट की मालसोल है जो उसे दुनिया की हर तरह के जहर से बचा सकती है। लेकिन फिर भी ली बेहोश होने की एक्टिंग करता है ताकि वो लीरुओ को बाहर निकाल सके, और ली बेहोश होकर उसी टेबल के ऊपर गिर जाता है। ली को बेहोश होकर उसी टेबल के ऊपर गिरते हुए देखकर लीरुओ बाहर आते हुए कहती है, मेरे प्यारे ली क्विनिंग, चाहे तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम अपनी लापरवाही वाले कामों को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हो। अब देखो ना, तुम फिर से मेरे जाल में फंस गए। तुम 2 बार मेरी एक ही चाल में फंस चुके हो। लगता है तुम उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जितना मैंने सोचा था। फिर लीरुओ ली के पास जाती है और लीरुओ जैसी ली के चेहरे पे हाथ लगाती है, ली तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, तो आखिरकार तुम बाहर आ गई। फिर ली तुरंत लीरुओ का हाथ पकड़ लेता है और अपनी वुड एलिमेंट की मसल को रिलीज करते हुए उससे कहता है,
मिस लीरू, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने उस समय मुझ पर उस ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद मुझे मेरी तीसरी वुड एलिमेंट की मास्टरसोल हासिल नहीं होती। आपकी वजह से ही मुझे मेरी वुड एलिमेंट की मास्टरसोल मिली और इस मास्टरसोल की मदद से ही मैं अब दुनिया की हर तरह की जेल से बच सकता हूँ। ली की वुड एलिमेंट की मास्टरसोल को देखकर लीरू चिल्लाती हुई कहती, क्या एक वुड एलिमेंट की मास्टरसोल, इसका मतलब तुमने अपनी तीसरी मास्टरसोल को भी अवेकन कर लिया? ये सुनकर ली कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। तुम्हारा स्टार होल से क्या लेना देना है और आखिर तुम करना क्या चाहती हो, और तुम गोस्टलेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना कुछ जानती हो, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनकर लीरू वापस से नौटंकी करते हुए कहती, मास्टर ली आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। क्या आप अकेले में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर ली उसे छोड़ देता है और उससे दूर हटते हुए कहता है, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, तुम ही हो जो मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रही हो। आखिर तुम मुझे बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये सुनकर लीरू जीतर के पास जाती है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, ये एक लंबी कहानी है, असल में तुम्हें मेरे पास बुलाने का मेरे पास एक कारण है। फिर लीरू अजीब तरह से हंसती है, उस जीतर को उठाकर उससे ली पर हमला कर देती है और ली से कहती है, मैं बस तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को टेस्ट करना चाहती हूँ कि आखिर तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और लीरू उस जीतर की मदद से काफी सारे एयर ब्लेड बनाती है जिनसे वो ली पर हमला कर देती है। ये देखकर ली हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से लीरू ने जो जीतर पकड़ रखा होता है वो जीतर चमकने लगता है। उस जीतर के चमकते ही लीरू ने जितने भी हमले ली की तरफ किए होते हैं वो सारे हमले वापस से मुड़कर लीरू की तरफ ही आने लगते हैं। देखकर लीरू कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये जीतर तो वापस से मेरी तरफ ही हमला कर रहा है। उन सारे हमलों को लीरू की तरफ जाते हुए देखकर ली कहता है, ध्यान से। ओली लीरू के सामने जाता है और उसे उन हमलों से बचाने लगता है, जिससे लीरू बच तो जाती है लेकिन वो थोड़ी बहुत घायल हो जाती है। और ली को खुद को बचाते हुए देखकर लीरू कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगे जबकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। ये सुनकर ली कहता है, ध्यान से, तुम्हें अभी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी काफी ज्यादा घायल हो, तुम्हें बैठ के आराम करना चाहिए। ये सुनकर लीरू उस जीतर को देखते हुए कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि हमारी फाइट के दौरान ये जीतर तुम्हें अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा। इसी वजह से मैंने इस जीतर की मदद से जितने भी हमले तुम पर किए थे वो सारे के सारे हमले वापस मेरे ऊपर ही हो गए। ये सुनकर ली कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैंने पहली बार जीतर को बजाया था तब मुझे भी काफी अच्छा लगा था और मुझे इसे पाने की चाहत हुई थी। फिर लीरू ली के पास आकर कहती है, मास्टर ली मानना पड़ेगा, आप तो काफी ज्यादा कमाल किया। अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल आप लड़कियों को ही अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते बल्कि आप सारी कीमती चीजों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लीरू को अपने पास देखकर ली उसे धक्का देकर खुद से दूर हटा देता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अपनी बकवास करना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर लीरू हंसते हुए कहती है, अब जब बात ऐसी आई गई है तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दूं। और मुझे लगता है कि तुमने पहले से ही मेरी पहचान का अंदाजा लगा लिया होगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है, मैं हूँ स्टार होल की असली मालकिन। मेरी फैमिली ने कई जनरेशन से स्टार होल को संभाला है और मैं 5th जनरेशन से हूँ जो स्टार होल को संभाल रही है। और मैंने सभी से अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि स्टार होल का काम सभी को इन्फॉर्मेशन देने का है। ऐसे में अगर किसी को भी मेरी असली पहचान के बारे में पता चल जाता कि मैं स्टार होल की असली मालकिन हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता। इसीलिए मैंने अपनी पहचान को बदल लिया और मैंने अपने आप को एक परफॉर्मर बना लिया। ये सुनकर ली कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुमने अपने आप को एक परफॉर्मर ही क्यों बनाया। ये सुनकर लीरू ली के पास आकर कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मास्टर सोल साउंड एलिमेंट की है। मैं जितनी ज्यादा म्यूजिक की प्रैक्टिस करती हूँ मेरी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। इसीलिए मैंने अपने आप को एक परफॉर्मर के तौर पे बदला ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को भी कंटिन्यू रख सकूं। और इसके अलावा क्योंकि मैं खूबसूरत और काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की हूँ इसलिए काफी सारे पावरफुल लोग मेरा पीछा करेंगे मुझे हासिल करने के लिए। इसीलिए मेरे आसपास इतने सारे पावरफुल लोग रहते हैं ताकि ये मुझे सुरक्षित रख सकें। इतने सारे पावरफुल लोगों के रहते किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जो मुझे आगे परेशान कर सके सिवाय तुम्हारे। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं एक परफॉर्मर हूँ ना कि कोई प्रोस्टिट्यूट। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर ली शर्माते हुए अपने मन में कहता है, किसने सोचा होगा कि स्टार होल जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मालिकिन एक जवान लड़की होगी। फिर लीरू से कहता है, मैं तुम्हारी असली पहचान के बारे में पहले से ही जानता था लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुम मेरे लिए बार बार प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये सुनकर लीरू कहती है, तो लगता है कि अब मुझे तुम्हें अपनी दूसरी पहचान के बारे में भी बताना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। मेरे मास्टर नीबूशंग ने जाने से पहले मुझसे एक बात कही थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं और तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में मैं तुम्हारी मदद करूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। अपने मास्टर का नाम सुनकर ली हैरानी से कहता है, क्या तुमसे मास्टर ने ये सब करने के लिए कहा था और तुम मेरी
सीनियर सिस्टर हो। ये सुनकर ली रू कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और हमारे मास्टर एक ही हैं। जब कई साल पहले मार्शल लैंड पे वाइल्ड बीस्टों ने हमला किया था तो मेरे डैड ने मार्शल लैंड को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया था और उस समय मैं काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया और वो मुझे कल्टीवेशन के बारे में सिखाने लगी और मास्टर की वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ने लगी, इसीलिए मैंने इतनी कम एज में स्टार रोल पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वैसे तो मास्टर ने मुझसे बस इतना कहा था कि मुझे तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को टेस्ट करना है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हें स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस में से 6 सुप्रीम पावर हाउसेस ने पाला है तो मुझे तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। इसीलिए ये जानने के बाद मुझे काफी ज्यादा उत्सुकता हुई, इसलिए मैंने तुमसे बार बार फाइट की ताकि मैं तुम्हारी असली पावर को चेक कर सकूं और ये सब मैंने खुद से जानबूझकर किया था, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। ये सुनकर ली कहता है 1 मिनट रुको, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मास्टर मुझसे मिलने से पहले नैनथुआ सिटी के अंदर रहते थे और वो तुम्हारे मास्टर थे। ये सुनकर लीरो कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा और मास्टर ने मुझे स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस के बारे में बताया था। फिर लीरो के पास आकर कहता है सीनियर लीरो क्या मुझे मास्टर से मिलवा सकती हैं? मुझे मास्टर से मेरे छोटे गांव के बारे में पूछना है और मुझे मास्टर से भी पूछना है कि वो मेरी दादी और बाकी सबके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। ये सुनकर लीरो कहती है ठीक है मैं तुम्हें मास्टर से तो मिलवा दूंगी, लेकिन तुम उन्हें परेशान मत करना क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा घायल हैं। ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों अपनी नाव से उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर ली के मास्टर भी खुद को ठीक कर रहे होते हैं और रास्ते में जाते समय ली को आसपास के पेड़ पौधों से बिल्कुल वैसी खुशबू आती है जैसी खुशबू का इस्तेमाल ली वो दूसरे लोगों को भ्रम में डालने के लिए करती है। उन पौधों से उस खुशबू को आते हुए देख कर ली रू से कहता है सीनियर लीरो आसपास के पेड़ पौधों से बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है जैसी खुशबू का इस्तेमाल आप दूसरे लोगों को भ्रम में डालने के लिए करती हैं। ये सुनकर लीरो कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही खुशबू है जिसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। सच कहूँ तो मैं जिस ड्रग का इस्तेमाल करती हूँ मैं उस ड्रग को इन पेड़ पौधों से ही लेती हूँ। इन प्लांट को अर्ध वातावरण काफी ज्यादा पसंद आता है। ये पौधे काफी ज्यादा रेयर होते हैं और मैंने इन पौधों को इसी दलदल के अंदर उगाया है और मैंने इन पौधों को इस दलदल के चारों तरफ लगा रखा है जिससे कि अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो वो इन पौधों की खुशबू से भ्रमित होकर यहीं पे अटक के रह जाएगा। और मैंने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि मास्टर यहाँ पे रह के शांति से अपने आप को ठीक कर सके। मास्टर इस समय काफी ज्यादा घायल हैं, अगर इस समय उन्हें कोई परेशान करेगा आके तो वो काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आफ्टर ऑल मास्टर किंग ऑफ फाइटर हैं जो कि स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस में से एक हैं। उनके काफी सारे पावरफुल दुश्मन होंगे जो इस मौके का फायदा उठाकर उन पे हमला करके उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी तक इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा घायल हैं, क्योंकि अगर मास्टर या किसी दुश्मन को इस बारे में पता चल गया तो वो इस मौके का फायदा उठा के मास्टर पे हमला करके उन्हें मार सकता है। फिर उन लोगों की नाव गुफा के सामने आ जाती है, फिर उन लोगों की नाव उस गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा के अंदर कुछ देर सफर करने के बाद वो लोग उस गुफा के दूसरे कोने से बाहर आ जाते हैं। उस गुफा से बाहर आते ही ली सामने की तरफ देखते हुए कहता है क्या मास्टर इस समय यहाँ पर रुके हुए हैं? फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। सामने पानी पर एक बर्फ से जमी हुई जगह होती है, इसके ऊपर एक झोपड़ी बनी होती है। फिर उस झोपड़ी का दरवाजा खुलता है, उस झोपड़ी के अंदर से ली का मास्टर बाहर आता है जो खास रहा होता है। मास्टर को देख कर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मास्टर, और ली तुरंत नाव से नीचे उतर के आता है और मास्टर के पास आकर कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका डिसाइपल था लेकिन मैं आपके डिसाइपल होने के तौर पे पूरी तरह से फेल हो गया। आप इतनी बुरी तरह से घायल थे लेकिन फिर भी मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। ये सुनकर मास्टर कहते हैं ली कोई नहीं, जल्दी से खड़े हो जाओ, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था कि अब तक तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है और मैं तुम्हारी प्रोग्रेस देख के काफी ज्यादा खुश हूँ। तुमने अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है और इसके अलावा मुझे अब जाके पता चला है कि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवाइन बॉडी है, जबकि तुम्हारे मास्टर होने के तौर पे मुझे इस बारे में पहले ही पता होना चाहिए था। और इसके अलावा मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुमने इतने कम समय में अपनी 3 मास्टर सोल को वीगन कर लिया। सच में तुम्हें स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के 6 सबसे पावरफुल लोगों ने पाला है, तुम सच में उसके लायक हो। फिर ली मास्टर से कहता है मास्टर मैं, ये सुन के मास्टर कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। वैसे तो मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताना चाहता था लेकिन अब कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। फिर मास्टर ली को बताते हुए कहते हैं ली को क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बूढ़ी दादी जिनका नाम मून इसंग है वो कौन है? असल में वो गोल्डी मून किंगडम की फर्स्ट टेम्परेस है और वो इसके साथ मेरी वाइफ भी हैं। जब वाइल्ड बीस्टों की वेव ने स्टार स्काई कोऑर्डिनेट पर हमला किया था तो स्टार स्काई कोऑर्डिनेट को बचाने के लिए 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस ने मिलकर एक ग्रुप बनाया
आया जो वाइल्ड बीस्टों से लड़ने वाला था और स्टार स्काई कोऑर्डिनेट को बचाने वाला था। हम लोगों ने वाइल्ड बीस्टों के साथ काफी लंबे समय तक फाइट की और वो फाइट काफी ज्यादा लंबी चली और अंत में हमने सभी वाइल्ड बीस्टों को हरा दिया। लेकिन जब हम सारे के सारे वाइल्ड बीस्टों को हराने के बाद काफी ज्यादा थके हुए थे, तभी अचानक से आसमान में एक सफेद रंग वाला रहस्यमय आदमी अपील हुआ और उसने बिना कुछ कहे हम लोगों पे हमला कर दिया। हालांकि हम लोग 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस थे जो कि एक साथ थे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर भी उस अकेले इंसान का सामना नहीं कर पाए और वो अकेला ही हम लोगों पर काफी ज्यादा भारी पड़ा और हम लोगों ने उसके साथ काफी लंबे समय तक फाइट की। लेकिन फाइट के अंत में नतीजा ये निकला कि हम में से एक ने उसे काफी बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन जिस इंसान ने उस सफेद रंग वाले इंसान को घायल किया था वो इस दौरान मारा गया और बुरी तरह से घायल होने के बाद वो सफेद रंग वाला रहस्यमय आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन उसने जाने से पहले एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से उसने मेरी वाइफ और 5 सुप्रीम पावर हाउसेस की बॉडी के अंदर से उनकी पावर को फोर्सफुली निकाल लिया और वो अपने साथ उनकी पावर को लेकर वहाँ से चला गया। और उसके बाद जब मेरी वाइफ और 5 सुप्रीम पावर हाउसेस की बॉडी के अंदर से उनकी पावर को निकाल लिया गया था, तब वो लोग काफी ज्यादा वीक हो गए और वो अचानक से हम लोगों को छोड़ के चले गए और कहीं जाके छुपके रहने लगे। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उसी दिन से बिना थके उन लोगों को लगातार ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन तभी मेरी मुलाकात तुमसे हुई ली कोइनिंग, और तुमसे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ जिस छोटे गाँव के बारे में तुम बात कर रहे थे वो लोग उसी छोटे गाँव में छुपके रह रहे थे तुम्हारे साथ। ये सुनकर ली कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर उन लोगों का इतना ज्यादा रूप रंग कैसे बदल गया? वो लोग तो पहले काफी ज्यादा जवान दिखते थे, फिर वो अचानक से इतने ज्यादा बुड्ढे क्यों दिखने लगे? ये सुनकर मास्टर कहते हैं सच कहूँ तो इसका कारण मुझे भी नहीं पता है कि आखिर वो लोग इतने ज्यादा बुड्ढे क्यों हो गए, लेकिन मैंने इसका कारण जानने के लिए कई बार वेस्टलैंड के डीप पार्ट में जाने की कोशिश की और अंत में जब वेस्टलैंड के अंदर जाने के बाद मुझे उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत पता चला तो सफेद रंग वाले रहस्यमय आदमी ने फिर से मुझ पर दोबारा से हमला कर दिया और मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। ये सुनकर ली अपने आप से कहता है क्या एक सफेद कपड़ों वाला रहस्यमय आदमी? ली को अचानक से याद आता है कि उसके गांव पर भी एक सफेद कपड़ों वाले रहस्यमय आदमी ने हमला किया था जिसने उसका पूरा गांव बर्बाद कर दिया था और उसकी दादी और बाकी सब ने उसे बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया था। उसे जैसे तैसे करके गांव से सही सलामत बाहर निकाला था और गांव से बाहर लाने के बाद ली को ये भी नहीं पता था कि उसकी दादी और बाकी सबके साथ क्या हुआ था। और इसी हादसे के बाद ली ने कसम खाई थी कि वो सफेद कपड़ों वाले रहस्यमय आदमी से अपना बदला लेके रहेगा और इसीलिए ली ह्यूमन मार्शल लैंड में आया था ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के उस रहस्यमय सफेद कपड़े वाले इंसान से अपना बदला ले सके। ये याद आने के बाद ली चिल्लाते हुए कहता है मुझे याद आ गया, ये तो वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमय आदमी है जिसने मेरे गाँव पे हमला किया था और मेरे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। इससे तो मुझे भी अपना बदला लेना है। फिल्ली तुरंत मास्टर के पास जाता है और उनसे कहता है मास्टर प्लीज मुझे बताइए कि आखिर वो सफेद कपड़ों वाला रहस्यमय आदमी कहाँ है? और मास्टर क्या आपको पता है कि मेरी दादी और बाकी सब कहाँ है? क्या वो ठीक है? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ये सुनकर मास्टर जोर जोर से खांसने लगते हैं। ये देखकर ली के पास आकर कहती है बदली ध्यान से, मास्टर भी काफी ज्यादा घायल है, वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशान मत करो। ली की बात सुनकर मास्टर खांसते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी दादी और बाकी सबके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि उस सफेद कपड़े वाले रहस्यमय आदमी ने उन लोगों पे हमला करके उन लोगों को हेवन इनलाइटमेंट रिलम में कैद कर दिया है। ये सुनकर ली अपने मन में कहता है क्या हेवन इनलाइटमेंट रिलम, ये कौन सी जगह है? फिर मास्टर ली से आगे कहते हैं मुझे माफ करना ली को नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बस इतने बता सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो सफेद कपड़ों वाला रहस्यमय आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो मुझसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो, क्योंकि अगर तुमने उससे फाइट की तो तुम उस फाइट में मारे जाओगे और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम इस मामले की और ज्यादा डीप में जाओ। और यही सेम चीज घोस्ट किलर्स पर भी लागू होती है। घोस्ट किलर्स भी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं तुमसे कहूंगा कि अभी तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अभी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तुम हेवन स्टार सेक्टर में वापस लौट जाओ, जिससे कि तुम हेवन स्टार सेक्टर में रहकर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको, फिर तुम अपना बदला ले सकते हो इन सभी लोगों से। मुझे और तुम्हारी दादी को तुम पर काफी ज्यादा भरोसा है, तुम काफी ज्यादा आगे जाओगे, और अगर इस समय मेरी जगह पे तुम्हारी दादी यहाँ पर होती तो वो भी तुम्हारी जान को कभी खतरे में नहीं डालती और वो भी तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के बारे में कहती। इसलिए मेरी बात मानो और हेवन स्टार सेक्टर में वापस लौट जाओ और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ। ये सुनकर ली कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मास्टर, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसी भी कीमत पे अपने छोटे गाँव के सभी लोगों को ढूंढना है और उन्हें बचाना है। उन लोगों ने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, उन लोगों ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया, फिर आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उन लोगों को खतरे में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं इतना ज्यादा स्वार्थी नहीं हूँ मास्टर। ये सुनकर मास्टर कहते हैं ली कोई नहीं, क्या तुम्हें पता है कि जब उस सफेद कपड़े वाले रहस्यमय आदमी ने तुम्हारे गांव पे हमला किया था, तुम्हारे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था, तो तुम अकेले उस गांव से जिंदा बच के क्यों आ पाए? क्योंकि उन 5 लोगों ने तुम्हारी जान बचाने
बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया। वो सब के सब बस ये चाहते थे कि तुम किसी भी कीमत पे जिंदा रहो और सही सलामत रहो। वो सब बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखना चाहते हैं। तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो, इसलिए तुम उनकी अभी कोई मदद नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरी बात मानो और हेवन स्टार सेक्टर में वापस लौट जाओ और खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद तुम उन लोगों की मदद कर पाओगे। ये सुनकर लीरू भी ली के पास आकर कहती, हाँ मास्टर ने बिल्कुल सही कहा ब्रदर ली क्विंग। अभी आप काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए आपको अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और मास्टर इस समय काफी ज्यादा घायल है, इसलिए वो आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। इसलिए आपको सब कुछ खुद ही करना होगा। इसलिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा, जब भी आप अपने लोगों की मदद कर पाएंगे। ये सुनकर ली अपने आप से गुस्से में कहता है, आखिर क्यों, आखिर मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ? उन सभी ने आखिर मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों किया? आखिर मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ कि मैं अपने लोगों को बचा भी नहीं सकता हूँ? आखिर क्यों? फिर मास्टर खांसते हुए उन दोनों से कहते हैं, अब मैं काफी ज्यादा थक गया, इसलिए अब मैं आराम करूंगा। अब तुम दोनों भी यहाँ से वापस चले जाओ, और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुद जाके उन लोगों के बारे में पता करूंगा, इस सब की तय तक जाके रहूंगा। फिर मास्टर वहाँ से जाते हुए ली से कहते हैं, ली कोई अभी तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिनशिप प्रोतार में रात का सीन दिखाया जाता है। हमें ली को दिखाया जाता है जो उसी नाव के ऊपर बने हुए घर की छत के ऊपर बैठा होता है, और वो ज़ांगकोंग से कहता है, ज़ांगकोंग इतने लंबे समय तक ह्यूमन मार्शल लैंड में घूमने फिरने के बाद और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद मुझे लगने लगा था कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन अब ये सब जानने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ कि मैं अपने लोगों की मदद भी नहीं कर सकता हूँ। आखिर मेरी दादी और बाकी सब ने मुझे बचाने के लिए अपनी जानों खतरे में क्यों डाला? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर हेवन स्टार सेक्टर इंस्पेक्टर्स मुझे हेवन स्टार सेक्टर का लीडर क्यों बनाना चाहते हैं? मुझ में तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है, मैं तो काफी ज्यादा वीक हूँ। आखिर मास्टर और बाकी सब मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? वो सब तो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर वो लोग मुझ पर अपना समय और ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि इस सब का कोई फायदा ही नहीं है। ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर आपको अपने बारे में इतना ज्यादा बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आप काफी ज्यादा वीक हैं, लेकिन आपके पास एंशिएंट डिवाइन ब्लड लाइन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। और मास्टर आप उस भविष्यवाणी के बारे में मत भूलिए जो कि ग्रैंड मास्टर न्यांगजुंग ने 500 साल पहले की थी कि आप ही इकलौते इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस दुनिया को खतरे से बचा सकते हैं। और मास्टर आपको पता है, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैं जानता हूँ कि हेवन एनलाइटमेंट रियलम क्या है। ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान जाता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें पता है? कि ज़ांगकोंग ली को हेवनली एनलाइटमेंट रियलम के बारे में बताते हुए कहता है, मास्टर मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ वो मोर्टल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। एंशिएंट टाइम में हेवन और अर्थ आपस में जुड़े हुए थे, और उस टाइम ना इंसान हुआ करते थे और ना ही वाइल्ड बीस्ट। उस समय केवल गॉड्स हुआ करते थे। गॉड्स हेवन और अर्थ के बीच में आजादी से घूम सकते थे, और गॉड्स ने इस जगह का निर्माण किया था जिस जगह को आप लोग स्टार स्काई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इनमें से हर एक गॉड की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा स्पेस होता है, और गॉड्स की बॉडी के अंदर के उसी डोमेन को कहा जाता है हेवनली एनलाइटमेंट रियलम। इसका मतलब है कि उस सफेद कपड़े वाले रहस्यमय आदमी ने उन लोगों को अपने इनर डोमेन में कैद करके रखा है। और जब गॉड्स ने अपनी हेवंस एनलाइटमेंट रियलम की पावर को उजागर किया, तब उन्होंने इंसान और वाइल्ड बीस्टों का निर्माण किया, जिससे स्टार स्काई कोऑर्डिनेट पर जीवन की शुरुआत हुई। और जिस भी गॉड के पास हेवंस एनलाइटमेंट रियलम होता है उसे एक डिवाइन बीइंग कहा जाता है। और आपके मास्टर की किंग ऑफ फाइटर है, वो इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग इंसानों में से एक हैं। और मुझे लगता है कि आपके मास्टर पे जिस सफेद कपड़े वाले रहस्यमय आदमी हमला किया था वो एक डिवाइन बीइंग है, इसीलिए उसने आपके मास्टर को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। ये सुनकर ली कहता है, क्या एक डिवाइन बीइंग? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि तुमने मुझे बताया इस दुनिया को गॉड्स ने बनाया है, फिर आखिर एक डिवाइन बीइंग मेरे मास्टर पे हमला क्यों करेगा? ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है कि उस डिवाइन बीइंग ने आपके मास्टर पे क्यों हमला किया होगा। ज़ांगकोंग की बातें सुनने के बाद ली उन सारी बातों को जोड़ने लगता है जिनके बारे में अब तक उसे पता चला होता है, और वो कहता है, समय समय पे वाइल्ड बीस्टों की वेव का स्टार स्काई कोऑर्डिनेट पर हमला करना, और उन वाइल्ड बीस्टों से स्टार स्काई कोऑर्डिनेट को बचाने के लिए ह्यूमंस के अंदर से मार्शल आर्टिस्ट का सामने आना। हेवन स्टार सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल पावर हाउसेस पाए जाते हैं। किसी अनजान कारण की वजह से गोस्ट किलर्स ने हेवन स्टार सेक्टर पर हमला किया, और तब से ग्रैंड मास्टर गायब हैं। और गोस्ट किलर्स ने डीमन क्लैन के लोगों पर भी हमला करके उनके सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल के आधे टुकड़े को चुरा लिया। स्टार स्काई कोऑर्डिनेट को वाइल्ड बीस्टों की वेव से बचाने के लिए स्टार स्काई कोऑर्डिनेट में 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस हैं, और यही 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत हैं, और यही 10 सुप्रीम पावर हाउसेस मार्शल आर्टिस्ट को बचा सकते हैं। इन सारी बातों को आपस में जोड़ने के बाद ली अपने मन में कहता है, एक डिवाइन बीइंग वाइल्ड बीस्टों का स्टार स्काई कोऑर्डिनेट पर हमला करना, 10 सुप्रीम पावर हाउस।
ग्रैंड मास्टर च्याओ जुन की गई भविष्यवाणी, 7 स्टार सेक्ट का लीडर बनना और एक डिवाइन बॉडी का मालिक होना, और ये सब अपने मन में कहने के बाद ली को समझ में आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। फिर ली ज़ांगकोंग से कहता है, ज़ांगकोंग मैंने सारी की सारी पहेलियों को सुलझा लिया है और अब मुझे पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ ये सीजन भी खत्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।